हेलो स्टूडेंट, तो मेटा इन आवर सराउंडिंग के 6th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिफ्यूजन। उसको पढ़ाते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ले लिया था, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। और जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मैं इन जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं लास्ट में जाके समराइज़ करूँगा। तो मैं समराइज़ नहीं कर रहा था ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया था। तो मैंने क्या सोचा है कि इस लेक्चर का 6th लेक्चर का जो स्टार्टिंग है वो हम अपने पिछले लेक्चर के रिवीजन के साथ करें, उसका रिवीजन भी कर लेंगे। इसके बाद में हम नए टॉपिक को सीखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने नोट्स में इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हुई हैं आपके समझ को और अच्छे लेवल पे अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए हमने कुछ चीज़ों में बदलाव किया है। बदलाव ने किया, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, बदलाव कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस, मतलब मान लेते हैं कोई एक सब्सटेंस है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कोई एक सब्सटेंस है उसको आप स्प्रेड आउट कर रहे हो और वो स्प्रेड होकर दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जा रहा है। कोई एक सब्सटेंस है उसको आप स्प्रेड आउट कर रहे हो और वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जा रहा है, इसी को आप डिफ्यूजन कहते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि डिफ्यूजन होता क्यों है। पहली चीज़, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को आपने स्प्रेड किया, किसी सब्सटेंस को आपने स्प्रेड किया तो वो चीज़ क्या हुआ, मिक्स हो गया, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो गया, ये हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन होता क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलता है कि डिफ्यूजन अकर ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया कि डिफ्यूजन को कम या ज़्यादा करना हो, डिफ्यूजन के कुछ कहीं हिडन प्रॉपर्टी हो तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। क्या हिडन प्रॉपर्टी है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? इन्हीं पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बस ऐसे समझ लीजिए कि किसी पार्टिकल में होने वाले मोशन को बढ़ाना। किसी भी चीज़ में मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा कि मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूँ यानी कि मेरी काइनेटिक एनर्जी घटते जा रही है। आएंगे एनर्जी वाले चैप्टर पे, आएंगे, आगे है, क्लास 9th फिजिक्स में ही है, लेकिन अभी हम वहाँ पे हैं नहीं, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल में होने वाले मोशन को आप काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ गया। इसके बाद में हमने डिफ्यूजन इन सॉलिड पढ़ा, डिफ्यूजन इन लिक्विड पढ़ा और डिफ्यूजन इन गैस पढ़ा। ऑर्डर गलत हो गया, डिफ्यूजन इन सॉलिड लिक्विड गैस, देखिए यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ, यहाँ पे होगा डिफ्यूजन इन गैस, ठीक है। इन तीनों को पढ़ने के बाद में हमने एक ऑर्डर निकाला। हमने ऑर्डर ये निकाला कि सबसे तगड़ा जो डिफ्यूजन होता है वो होता है गैस में, यानी कि जो मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है वो किस में होता है? गैस में। और जो मिनिमम होता है वो किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ा कि मैक्सिमम डिफ्यूजन गैस, मिनिमम डिफ्यूजन सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? डिफ्यूजन इन गैस की, कि डिफ्यूजन इन गैस क्या होता है। देखिए, तो आपको तो पता चल गया डिफ्यूजन इन गैस का मतलब क्या, कोई सब्सटेंस है वो गैस मीडियम से गैस मीडियम में जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, बात खत्म। यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड में हो जा रहा है, यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड में हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए हो, लेकिन यहाँ पे उसको माइक्रो लेवल पे समझना है। डिफ्यूजन तो तीनों में एक ही हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जा रहा है, ये तो यही चीज़ तो सब में है। लेकिन अलग क्या है? अलग ये है कि जो डिफ्यूजन इन गैस होता है वो डिपेंड करता है किस पे? डेंसिटी पे। किस पे? डेंसिटी पे। तो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल्स की स्पीड है, मोशन है, वो कम होगा, और मोशन कम होने के साथ डिफ्यूजन भी कम हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे जैसे डेंसिटी घटेगी
यहाँ देखिए डिपेंड किया है, यानी कि डेंसिटी बढ़ी तब भी डिफ्यूजन में फर्क आया, डेंसिटी घटी तब भी डिफ्यूजन में फर्क आया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि डेंसिटी जैसे जैसे घटी, जैसे जैसे डेंसिटी घटी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई, और जैसे मोशन बढ़ा पार्टिकल्स का वैसे ही आपका डिफ्यूजन बढ़ गया। और यही कारण है कि जो आप खाना खाते हो वो काफ़ी दूर से उसका स्मेल जो होता है वो आपके नाक तक आता है, ठीक है। या फिर कहें फ्रेगनेंस ऑफ अगरबत्ती या फिर परफ्यूम होता है वो भी काफ़ी दूर से आपके नाक तक आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आप अगर एक क्वेश्चन करते हो क्या डेंसिटी का फैक्टर लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड में वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। क्यों नहीं वैलिड है? क्या सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या ये टेम्परेचर वाला फैक्टर गैस, लिक्विड और सॉलिड में वैलिड नहीं है? सब जगह वैलिड है, सब जगह वैलिड है। आप अगर गैस को बॉयल करो या फिर कहें गैस को हीट करो तो क्या उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और अगर यही चीज़ हम सॉलिड की बात करें तो क्या सॉलिड में भी वाइब्रेशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि दोनों एट द एंड क्या हैं? मैटर हैं। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी तो हर जगह हर लेवल पे सेम ही है, ठीक है। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। बस हमने कुछ उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश की है, कुछ एक कंक्लूजन लाने की कोशिश की है कि अगर आप समझे किसी चीज की अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो डिफ्यूजन भी कम होगा। अब यही चीज को हमने दूसरे रूप में लिख दिया कि अगर डेंसिटी घटी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डिफ्यूजन भी बढ़ गया। और यही रीजन है स्मेल जो होता है फूड का वो आपके नाक तक आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप खाने को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं, स्मेल दूर तक जाती है, ये कारण होता है। फ्रेगनेंस ऑफ अगरबत्ती एंड परफ्यूम भी काफ़ी दूरी से आपके नाक तक आ जाता है, यही कारण है। अब अगली बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड को हमने एग्जाम्पल से समझाया है। कौन सा एग्जाम्पल है? पुटिंग इंक इन वाटर। आप इंक को वाटर में डालते हो, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बड़े अच्छे से समझाया था, ठीक है। इंक को वाटर में डालते हो तो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्योंकि गैस को डिफ्यूज कराने के लिए कोई ऐसा मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लिक्विड की बात करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, अदरवाइज जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। क्या होता है? स्लोअर रेट देन गैस, ठीक है। आगे बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। इसको भी हमने एग्जांपल से समझाया है कि अगर आप क्या करते हो, चौक से लिख देते हो किसी बोर्ड पे और कुछ दिन बाद उसको मिटाते हो, तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद, तो आप क्या देखोगे? जल्दी वो मिटेगा नहीं। आप इसको लिख सकते हो क्या? डिफिकल्टी इन इरेजिंग। ऐसे क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो डिफिकल्टी, और इधर से लिखते हैं डिफिकल्टी इन इरेजिंग द राइटिंग ऑफ चॉक आफ्टर सम डेज ऑफ राइटिंग। क्या लिख दिया मैं? इंग्लिश के भिखारी हैं हम भी, ठीक है। मतलब आप समझ गए। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था नट बोल्ट का कि आप बोल्ट को कस देते हो नट में, तो कुछ दिन बाद स्टार्टिंग में तो आप क्या कर सकते हो, उसको जब चाहो तब ओपन कर दोगे, लेकिन कुछ दिन अगर उसको वैसे ही छोड़ दो उसी यथा स्थिति में तो क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगा, कोरोड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बोल्ट और नट ये दोनों आपस में डिफ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मे भी क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है ये स्लोएस्ट होता है, यानी कि इससे स्लो डिफ्यूजन नहीं होता है। स्लोएस्ट जो डिफ्यूजन होता है वो किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। अब कुछ मिथ की बात कर देते हैं कि पीपल बिलीव दैट डिफ्यूजन ओनली अकर्स इन गैस। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो केवल गैस होता है, बट इट इज मिथ ओनली, ठीक है। रियलिटी क्या है? रियलिटी इज कि डिफ्यूजन अकर्स इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन
इज डिफरेंट। ठीक है, डिफ्यूजन तीनों स्टेट ऑफ मैटर में होता है, बट जो फर्क होता है वो किस में होता है, रेट में होता है। बट द डिफरेंस इज इन रेट, या फिर कहें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इतनी चीजें आप लिख लें, इसके बाद में हम आगे की बात को जारी रखते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने में आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर। आपने मैथ्स में जरूर अभी तक कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ा होगा, अभी तक तो जरूर एक आध बार जरूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन होता है वो आई थिंक क्लास 5th या 6th से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 3 स्केल पढ़ते हैं, एक सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन। ये याद रखिएगा कि ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो केल्विन स्केल होता है उस पर कोई डिग्री नहीं होता है। ठीक है, बट आपको जो पढ़ना है, यानी कि कह लें, दूसरे शब्दों में कहें कि जो केमिस्ट्री में मुख्यतः यूज होता है वो होता है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। लेकिन आपको निकालना नहीं सीखना है, आपको निकालना केवल केल्विन स्केल का सीखना है। आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपने पहले पढ़ लिया है और यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन, सुनिए, रुकिए, अभी रुकिए। देखिए, आपको मैं क्या करने वाला हूँ, 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, केल्विन आपको पढ़ना है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट को निकालना, कैलकुलेट करना आपने पहले पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड स्केल कुछ होता है और फ़ारेनहाइट कुछ होता है। ठीक है, चलिए, और फ़ारेनहाइट को आप एक बार के लिए भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ सेल्सियस और केल्विन से खेलना है, सेल्सियस और केल्विन से आपस में खेलना है। देखिए, एक्चुअली थोड़ा तबीयत नाजुक है। ठीक है, बात करते हैं क्या क्वेश्चन की। मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि अगर हम बात करते हैं आइस की, पानी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में होता है। 3 स्टेट, वाटर इज इटसेल्फ इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगर आप इसको फ्रीज करोगे तो ये सॉलिड हो जाता है, और इसको वाटर को आप वेपराइज करो तो ये गैस हो जाता है। इतनी चीज़ आपको पता है। आपको पता है ना कि वाटर खुद एक लिक्विड है, और इसको जब सॉलिड करोगे जिसको आप क्या बोल दोगे, आइस बोल दोगे, और यहाँ पे क्या बोलोगे, वाटर वेपर्स बोल दोगे, वेपर बोल दो। ठीक है, आइस, वाटर और वेपर। अब हम बात करते हैं किसकी बोल रहे हैं हम कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि वाटर का ही मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वाटर तो खुद लिक्विड है, तो वाटर नहीं ना मेल्ट होगा। वाटर को जब आपने फ्रीज किया तो उसका रूप परिवर्तित हो गया, जिसका नाम है आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल। क्या आपने ये चीज पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि पानी नहीं, बर्फ किस टेम्परेचर पे, किस डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसका आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, कब उबलना शुरू होता है? कब उबलना शुरू होता है? तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये उबलना शुरू होता है। अब जो केल्विन स्केल है वो बहुत आसान स्केल होता है। केल्विन स्केल से बढ़िया स्केल कोई पढ़ने के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों? अब देखिए, अब आप यहीं से एक रिलेशन निकाल लेते हो। किससे? यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल के केल्विन स्केल को बनाते हो। क्या बनाते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। क्या निकाले आप? यहां से रिलेशन ये निकाले कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना? 273 केल्विन। अब यहीं से आपका
फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा। अब आप अगर चाहो यहाँ से तो आप एक और रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, अब यहाँ से हम अगर इससे एक रिलेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर आप कैसे मापोगे, कैसे मापोगे, आप लिख सकते हो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। बात समझ आई? एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई हमने कुछ तो किया नहीं, कुछ तो किया नहीं, कुछ तो किया नहीं कि अगर हम केल्विन स्केल के टेम्परेचर को निकालना है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने 273 डिग्री केल्विन। अब हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 274 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं केवल केल्विन। ठीक, अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा 273 प्लस 2 यानी कि 275 केल्विन। ठीक है, ये कैलकुलेशन है किसका, किसका, केल्विन स्केल का। फिर से एक बार समझा देता हूं कि हम 3 स्केल पढ़ते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। पढ़ना आपको क्या है, सेल्सियस और केल्विन के बीच में खेलना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे कब बर्फ मेल्ट होना शुरू होता है, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल कि पानी उबलना कब शुरू होता है, तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट में से इसका यूज करके एक ऑब्जर्वेशन निकालते हो कि भाई जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, देखो यहाँ से कोई ऑब्जर्वेशन निकल नहीं रहा है, मैं अपने से बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन, यहाँ से ये लिया गया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से इस रिलेशन को निकाला गया है कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन के इक्वल। तो फिर इन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से एक रिलेशन निकाला कि अब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल को कैसे मापेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल मतलब कि जो भी आपका सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर दिया होगा उसमें 273 जोड़ दीजिए, आ गया आपका केल्विन स्केल, आ गया आपका केल्विन स्केल। क्या हमको ये 273 कैसे आया ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे आया पता नहीं कैसे आया। आपको मतलब सिर्फ इतना रखना है कि इस क्वेश्चन से एक ऑब्जर्वेशन ये लोगों ने निकाला, इस ऑब्जर्वेशन से एक रिलेशन लोगों ने ये निकाला। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल पे कितना मापोगे, 274 डिग्री केल्विन, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को 275, 3 डिग्री सेंटीग्रेड को 276, 273 प्लस 3 बराबर 276 केल्विन। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज निकाल दे, कुछ तरीके निकाल दिए केल्विन स्केल को मापने के लिए। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसकी, केल्विन स्केल की। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि अभी तक आपने जो पढ़ा सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों स्केल में आपको क्या लगाना पड़ता था, डिग्री लगाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिग्री का यूज नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे पहली प्रॉपर्टी, देयर इज नो यूज ऑफ डिग्री इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कोई भी डिग्री जैसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपका सेल्सियस का स्केल जो है वो तो निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। मान लेते हैं हम इसको बोलते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो केल्विन स्केल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि 273 में आप जब -5 को जोड़ोगे तो किस में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो क्या दूसरी प्रॉपर्टी है कि केल्विन स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है। कौन? केल्विन स्केल। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है,
एक सेकेंड, 2 प्रॉपर्टी हो गई, हाँ हो गई। आप यहाँ पे चाहो तो एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, इसके साथ में आप ये लिख दो विद साइन, विद साइन, क्योंकि सेल्सियस स्केल तो पॉजिटिव भी होता है और सेल्सियस स्केल नेगेटिव भी होता है। तो आप ऐसे लिख दो, कैसे, ऐसे लिखो, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विद साइन, साइन के साथ में प्लस 273, जो भी साइन हो साइन के साथ आप रखेंगे और नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हम हटा दे तो इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ से चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन को हम बदल दें, बदल के क्या लिख दें, हम ये लिख दें कि टेम्परेचर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या लिख दें, लिख दें क्वेश्चन को बदल के कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। बदल के आप लिख रहे हैं क्या मैं लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी समझ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ लिख दीजिए एमपी माने मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं भैया, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि केल्विन स्केल पे आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैसे निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्वेश्चन 2 बनेगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर केल्विन स्केल पे कैसे निकालेंगे, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर रख देंगे और उसमें 273 जोड़ देंगे। तो सेल्सियस स्केल पे कितना है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 यानी कि 273 केल्विन पे जो आइस होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये सब स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आजकल नई ट्रेंड चली है असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ये सब प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट है भैया, क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि आप आइस की मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे। आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब आइस की बात करें, देखिए यहाँ पे हम आइस लिखे हैं, यहाँ पे होगा वाटर, क्योंकि आइस कभी बॉयल नहीं हो रहा, बॉयल नहीं हो सकता। आइस को जब बॉयल होना है तो उसको अपना स्टेट चेंज करना पड़ेगा, और स्टेट चेंज होगा तो आइस रह ही नहीं जाएगा, वो अपना इंडिपेंडेंस, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, वो वाटर बन जाएगा। ठीक, अब केल्विन स्केल की बात करें किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेल्सियस स्केल लिखोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए दे दीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक आध कर दीजिए, एक आध क्वेश्चन कर दीजिए,
फिर हम आगे की बात करें। आप कमेंट में, आपको समय ले लीजिए, आप पहला क्वेश्चन करके हमको कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन, ये बाकी होमवर्क हो जाएगा जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल से, सेल्सियस स्केल से किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में करना है। आप बताएं, टाइम ले और बताएं। चलिए हम बताते हैं। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर मापने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को 273 के साथ जोड़ना होता है। ठीक है, तो केल्विन स्केल का टेम्परेचर कैसे मापेंगे? आप के ना लिखें, यहाँ पे लिखिए टेम्परेचर और यहाँ पे छोटा के बना देंगे, यानी टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल बराबर क्या होगा? बराबर होगा टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर टेम्परेचर ऑन केल्विन का क्या एक यूनिट है? 273। अब ये क्या हो जाएगा? 5 3 8 और 7 2 9, 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। ये क्या हो गया? ये टेम्परेचर हो गया केल्विन स्केल पे। अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन एक तरीके का और बनाना चाहें, आगे आइए। एक तरह का और बनाना चाहें क्या? अगर हम चाहें कन्वर्जन फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस में आना हो तो क्या होगा? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू क्या होगा? यहाँ होगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। यहाँ पे साइन का कोई लोचा नहीं है। क्योंकि जो केल्विन स्केल होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273 आ जाएगा आपका टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। आप इसको लिख सकते हैं क्या? इसको आप लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक, और दूसरा हमने फॉर्मूला क्या बताया था? टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विद साइन के साथ में प्लस 273 अपनी जगह ही रहेगा। ठीक, इसके भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं क्या? मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देते हैं 200 नहीं, मान लीजिए लिख देते हैं कहीं 300 केल्विन। अब 300 केल्विन को आपको क्या बनाना है? सेल्सियस बनाना है। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो कि है 300 माइनस 273। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 75 से 300 जाने में कितना लगेगा? 25 और 73 से 75 जाने में कितना लगेगा? 2, यानी कि 25 26 27, यानी कि क्या आ गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं किसके लिए? कन्वर्जन करने के लिए। कहाँ से केल्विन से सेल्सियस के लिए। ये आपका कुछ होमवर्क था किसके लिए? यहाँ देखिए, यहाँ वाला होमवर्क है, कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस से केल्विन में। और जो अगला क्वेश्चन देंगे वो होगा केल्विन से सेल्सियस में बदलना। कन्वर्ट डिग्री नहीं, कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जैसे 498 केल्विन, 200 केल्विन, तीसरा 461 केल्विन, चौथा 982 केल्विन, पांचवा। इसमें कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इसमें भी दे देते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं 321 केल्विन। ठीक है, इतने क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
उसमें हम इस कन्वर्जन की बात कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन को कर लेंगे, और क्वेश्चन को करने के बाद में हम अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के दृष्टिकोण से, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस बनाइए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा तैयार करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।